बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी लेक्चर सीरीज और आज 8वां लेक्चर है विच इज़ अबाउट काउंटिंग सैंपल पॉइंट्स। इससे पहले हम टॉपिक्स जो डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके बाद उन टॉपिक्स के ऊपर एक एग्जांपल्स का लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर। और उस लेक्चर से पहले हमें ये सीखना है आज कि सैंपल पॉइंट्स को कैसे काउंट करते हैं। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन टाइम एंड अगेन आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है उसके मुताबिक हम किसी भी इवेंट एक ही जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं उसमें हम नंबर ऑफ आउटकम्स favorable to event A divided by total number of outcomes यूं निकालते हैं। तो एग्जांपल्स में जब प्रॉब्लम आएंगे तो उसमें जाहिर है हर प्रॉब्लम में एक सैंपल स्पेस तो होगी, और सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं, सैंपल स्पेस चूंकि एक सेट है जिसको हम सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट का नाम देते थे, यहाँ उसको हम सैंपल स्पेस का नाम देते हैं। तो उसके जो एलिमेंट्स की तादाद जानने के लिए हमें ये रूल्स की जरूरत होगी कि किस तरीके से सैंपल पॉइंट्स को काउंट किया जाए। मैं क्विकली रिकॉल कर लेता हूँ। ये हमने कॉइन टॉसिंग और डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट जो हमारे लेक्चर 3 और 4 थे, उसमें हमने छोटी सैंपल स्पेसेस बनाना सीखी थी। जैसे एक कॉइन है तो उसकी सैंपल स्पेस हमने बनाई थी हेड टेल। हमें पता है कि एक कॉइन के ऊपर या तो हेड आता है या टेल आता है। इसी तरह दो कॉइन्स की सैंपल स्पेस हमने बनाई थी हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। और इसका तरीका हमने ये किया था कि क्योंकि कॉइन 1 के ऊपर 2 आउटकम्स हैं, कॉइन 2 के ऊपर 2 हैं, तो टोटल आउटकम जो होंगे ये 4 होंगे। यहां इसको हम नाम देंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा पहला रूल है जो सिंपलेस्ट है, फंडामेंटल है। और इसमें हम जो इसका बेसिक इसकी थीम ये है कि जब आपका कोई एक आउटकम, जो एक इवेंट जो है वो n1 तरीकों से अकर कर सके और उसके साथ कोई दूसरा इवेंट है वो n2 तरीकों से अगर कर सके, तो दोनों इवेंट्स को या दोनों काम साथ जब आप कर सकते हैं तो इतने तरीकों से कर सकते हैं। जनरली हम इसको कहते हैं कि इफ एन इवेंट कैन अकर, इवेंट ए कैन अकर in n ways and another event can occur in m ways, then A and B can occur together, इकट्ठे अगर कर सकते हैं। कितने तरीकों से? m into m तरीकों से। ये हमने उस सैंपल स्पेस से ये चीज सीखी थी। अच्छा, और जब 3 कॉइन्स की थी तो आप लोगों ने इसी को एक्सटेंड कर लें कि कॉइन 1 है, कॉइन 2 है, कॉइन 3 है, टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 थे, अभी जो हमने 2 सैंपल्स उसकी 2 कॉइन्स की थी, उसमें 3 कॉइन्स की है। कॉइन 1 पे हेड और टेल 2 आउटकम्स, कॉइन 2 पे हेड और टेल 2 आउटकम्स, कॉइन 3 पे हेड और टेल 2 आउटकम्स। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉइन 1 एक इवेंट है, कॉइन 1 को आप टॉस करते हैं या फर्स्ट टाइम आप टॉस करते हैं तो वो इतने तरीकों से अकर कर सकता है, मतलब उसमें हेड और टेल आ सकता है। कॉइन 2 या सेकेंड टाइम जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो उस पे भी 2 आउटकम्स हो सकते हैं, और कॉइन 3 पे 2 आउटकम्स हो सकते हैं। टुगेदर तीनों कॉइन्स को इकट्ठा टॉस करें तो टोटल आउटकम्स जो होंगे वो होंगे 2 times 2 times 2 या 2 का क्यूब विच इज 8।
यह है कि हमें पता चल जाए कि टोटल आउटकम्स कितने हैं। इसी तरह डाई के एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमने सिंपल जो सैंपल स्पेसेस थी वो बनाई थी। उसमें हमने कहा था कि एक डाई को रोल करें तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 आउटकम्स आते हैं, और 2 डाइस रोल करें तो उस पे यही वाला रूल लगाएं कि एक डाई है, सपोज ये ए इवेंट है आपका, ए फर्स्ट डाई है, बी इवेंट आपकी सेकंड डाई है। फर्स्ट डाई कितने तरीकों से फॉल कर सकती है, उसमें क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, वो हो सकते हैं यही 1 2 3 4 5 6। तो डाई 1 पे 6 आउटकम्स हैं, डाई 2 जो आपका सेकंड इवेंट है उस पे 6 हैं, और दोनों को अगर आप एक साथ रोल करते हैं तो ये वाला रूल लगता है m टाइम्स n, 6 टाइम्स 6 36 आउटकम वाली सैंपल स्पेस हम डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट्स में कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो ये है फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम ये देखते हैं। अच्छा, इस पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको और दे दूं जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है। सपोज आपके पास 3 शर्ट्स हैं और 2 जीन्स हैं। अब आप 2 जीन्स हैं, एक ब्लू है और एक ब्लैक जीन है, और 3 शर्ट्स हैं। इनको हम जीन्स को हम J1 J2 सिंबॉलिकली, अलजेब्रा का फायदा ये है कि हम सिंबल्स में कर सकते हैं। 3 शर्ट्स हैं S1 S2 S3। आप कहीं जा रहे हैं बाहर, तो आप सोचते हैं यार मैं ये जो ब्लू जीन है इसको पहन लूं और उसके ऊपर कौन सी शर्ट पहनूं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप जीन 1 के ऊपर शर्ट 1 भी पहन सकते हैं, जीन 1 के साथ सेकंड शर्ट भी और थर्ड शर्ट भी पहन सकते हैं। इसी तरह आपका दिल करता है कि आप ब्लैक जीन्स ट्राई करें और उसके साथ फिर आप कितने कर सकते हैं। तो आप कितने मुख्तलिफ तरीकों से तैयार होके जा सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है जिसमें ये कम हो, नंबर ऑफ आउटकम्स कम हो, तो आप उस तरीके से कर लेते हैं। उसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। जैसे आपके पास 2 जीन्स हैं तो J1 और J2। अब आप इसका आगे बनाएं कि J1 के साथ आप S1 शर्ट, फर्स्ट शर्ट आप पहन सकते हैं, शर्ट 2 पहन सकते हैं, शर्ट 3 पहन सकते हैं। इसी तरह जीन 2 के साथ S1 S2 S3। तो ये एक तरीका है कि जिसमें आप J1 के साथ S1 यूज करें। इसी तरह J1 के साथ S2, J1 के साथ J2 के साथ S1, J2 के साथ S2 और J2 के साथ S3। तो अब आपके पास ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस हैं। और अगर ये वाला रूल आप यूज करते हैं तो उसमें ए इवेंट है कि आप जीन्स कितने तरीकों से पहन सकते हैं, आपके पास जीन की ऑप्शन कितनी है, और बी इवेंट है कि आपके पास शर्ट्स की ऑप्शंस कितनी है। टोटल इकट्ठे मतलब जीन के ऊपर शर्ट पहनना ये एक पेयर बन जाता है। कितने टोटल पेयर्स हो सकते हैं? एम है हमारा 2, कितने तरीकों से जीन्स सिलेक्ट की जा सकती है, और कितने तरीकों से शर्ट सिलेक्ट की जा सकती है, वो है 3। 2 times 3 is 6। तो ये 6 ट्री डायग्राम से भी आगे और ये आपको जो रूल है ये भी बता रहा है। अब ट्री डायग्राम तो आप इजीली उस वक्त बना सकते हैं जब आपके पास आउटकम्स कम हो। फर्ज करो आपके पास शर्ट्स जो हैं वो 20 हैं, 20 शर्ट्स हैं और 10 जीन्स हैं, तो फिर ये ट्री डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर आप इंटरेस्टेड होते हैं कि टोटल कितने वेज हैं, टोटल कितने तरीकों से आप ये ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर अगर आपकी जीन्स की तादाद है 10 और शर्ट्स 30 हैं तो आप बता सकते हैं कि टोटल सैंपल पॉइंट्स मेरे पास या टोटल ऑप्शन मेरे पास हैं 300। तो ये तो हो गया फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम डिस्कस करते हैं। फर्ज करें आपके पास 3 बुक्स हैं, A B C, ये 3 बुक्स हैं और इन्हें आपने एक शेल्फ के ऊपर लगाना है।
तो कितने तरीकों से लगाई जा सकती हैं? हम इंटरेस्टेड हैं कि कितने तरीकों से लगाई जा सकती हैं। चूंकि ये कम है तो हम बना सकते हैं, इसकी जो अरेंजमेंट्स हैं ये बना सकते हैं कि ये इस तरीके से भी लग सकती हैं, ये ए सी बी भी लग सकती है कि सी दरमियान में आ जाए, बी वहां पे आ जाए, ये बी ए सी भी हो सकता है, सी ए बी भी हो सकता है। इसी तरह बी ए सी और बी सी ए कर लो, इसी तरह सी ए बी सी बी ए। तो ये तो चूंकि 3 बुक्स थी तो इजीली हमने बना लिया कि यही पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं इन बुक्स की, कि ये बुक इस तरह से भी लग सकती हैं शेल्फ के ऊपर, इस अरेंजमेंट में भी। तो अब बुक्स वही 3 हैं, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हो रही है। तो ये है अरेंजमेंट्स, इन्हें हम मैथमेटिक्स की जुबान में परमुटेशंस बोलते हैं। परमुटेशंस या अरेंजमेंट्स। जब अरेंजमेंट की बात आए तो आप फौरन समझ जाएं कि ये परमुटेशंस की बात हो रही है। अच्छा, सपोज करें कि आपके पास 3 बुक्स नहीं, आपके पास 4 बुक्स हैं, ए बी सी डी। अब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि ये बनाएं। पहली जो चीज है आपको पता होना चाहिए कि अरेंजमेंट टोटल हैं कितनी। जैसे ये तो 3 थी तो इजीली हमने बना ली थी। अब कितनी बनी है? 1 2 3 4 5 6। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि आप अज्यूम कर लें कि आपके पास शेल्फ के ऊपर 3 स्पेसेस हैं, एक बुक के लिए, दूसरी बुक के लिए, तीसरी बुक के लिए। इस स्पेस के ऊपर आपके पास कितनी ऑप्शंस हैं? आपके पास टोटल बुक्स हैं 3। तो इसका मतलब यहां पे आपके पास 3 ऑप्शन है। यहां आप बुक ए भी यूज कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं। अब आपने एक बुक यहां पे लगा ली, तो अब जब अगली स्पेस के ऊपर लगाने के लिए जाएंगे तो यू आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस। क्यों? एक बुक तो लग गई अपनी जगह पे, वो ए लगी है या बी लगी है या सी लगी है, उसके मुताबिक आगे नेक्स्ट प्लेस के ऊपर आप अरेंजमेंट्स बना सकेंगे। जब यहां पे एक और बुक लग गई तो आपके पास यहां के लिए एक ही ऑप्शन रहती है। और फिर अगर वापस जाए मल्टीप्लिकेशन रूल पे कि एक काम इतने तरीकों से हो सकता है, उससे अगला काम इतने तरीकों से हो सकता है, उससे अगला काम इतने तरीकों से हो सकता है, तो ये सारे काम इकट्ठे करें, तीनों किताबों को एक ही दफा अगर हम अरेंज करके लगाएं तो कितने तरीकों से होंगे? ये मल्टीप्लाई कर लें 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसको हम, आपको मालूम है कि इसको हम 3 फैक्टोरियल बोलते हैं। 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल नोटेशन है, जिस भी नंबर का फैक्टोरियल हो उसको नीचे 1 तक मल्टीप्लाई कर लें तो जो प्रोडक्ट होगा टोटल, उसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। मसलन जैसे यहाँ 4 बुक्स हैं तो आपके पास 4 स्पेसेस हैं। इस जगह पे आपके पास 4 बुक्स की ऑप्शंस हैं। एक बुक आपने लगा ली, यहां के लिए आपके पास बची 3, एक यहां लगा ली, यहां के लिए बची 2, एक यहां लगा ली और लास्ट के लिए आपके पास बची 1। और मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करें तो आपके पास टोटल कितने वेज हैं? यहां पे देखें आप, 3 2 are 6, तो 6 तरीकों से लग सकता है, वो हम पहले बना चुके हैं। अरेंजमेंट जो है वो हम फिजिकली बना चुके हैं। अब 4 बुक्स के लिए बना रहे हैं तो 4 times 3 is 12, 12 times 2 is 24। 24 डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। अब हम इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि कौन कौन सी हैं, क्योंकि 24 बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हम सिर्फ इंटरेस्टेड हैं कि टोटल हैं कितने, वेज कितने हैं, कितने तरीकों से लगाई जा सकती हैं। तो वो हमें पता चल जाए तो ये हमारे टोटल अरेंजमेंट्स बन जाती हैं, जो टोटल सैंपल पॉइंट्स होते हैं, सैंपल स्पेस के टोटल जो आउटकम्स होते हैं वो हमें पता चल जाते हैं। अच्छा, अब इसी को अगर आप आगे एक्सटेंड करेंगे, अगर आपके पास 5 बुक्स हैं, ए बी सी डी ई, तो फिर कितने तरीकों से? अब ये बना है 4 फैक्टोरियल। अगर इसको आगे जनरलाइज करें तो ये 5 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज होना चाहिए। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 5 को आगे 1 तक मल्टीप्लाई कर लें, 5 4 3 2 1, तो ये बनता है 120 वेज। इसका मतलब
4 किताबों को आप एक शेल्फ के ऊपर 120 डिफरेंट तरीकों से लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे भी आपके सामने रखा जा सकता है कि आप 10 स्टूडेंट्स हैं, उनको एक लाइन में बिठा के उनका एक ग्रुप फोटो बनाना है, तो कितने डिफरेंट तरीकों से उन स्टूडेंट्स को वहां पे बिठाया जा सकता है एक बेंच के ऊपर या एक स्ट्रेट लाइन में। तो आप उसको इनके साथ रिलेट करें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप 10 किताबों को एक लाइन के ऊपर, एक शेल्फ के ऊपर आप अरेंज करते हैं। उसी तरह आप 10 स्टूडेंट्स को एक लाइन में खड़ा करके या बिठा के ग्रुप फोटो ले सकते हैं। तो कितने डिफरेंट तरीकों से हो सकता है? यही वाला रूल 10 फैक्टोरियल तरीकों से। अब 10 फैक्टोरियल एक बड़ी क्वांटिटी है, इसको आप कैलकुलेटर से भी कंप्यूट कर सकते हैं। वैसे भी आप मल्टीप्लाई करके 10 इंटू 9 इंटू उस नीचे 1 तक आप इसको कर सकते हैं। अब इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं कि यही अरेंजमेंट्स हों लेकिन कोई कंडीशंस लग जाएं, कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाएं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो इन्हीं परमुटेशंस की वेरिएशंस हैं। एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि 5 लोगों का ग्रुप फोटो बनाना है। 5 लोग हैं, A, B, C, D, E। इन लोगों को एक लाइन में बिठा के ग्रुप फोटो बनाना है। तो कितने डिफरेंट तरीकों से बनाया जा सकता है? तो अभी हम यही सीख रहे थे कि अगर 5 हैं तो 5 फैक्टोरियल तरीकों से हो सकता है। 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 वेज हैं। लेकिन क्या हो कि एक स्पेसिफिक बंदा है, जैसे ये ए है, ये कहे मैंने इसी जगह पे बैठना है, मैंने दरमियान में किसी जगह नहीं बैठना, तो अब ये लग गई रिस्ट्रिक्शन। अब कितने तरीकों से ग्रुप फोटो बनाया जा सकता है? तो अब जब आप एक उसी को दोबारा से अगर आप समझें कि आपके पास स्पेसेस हैं 5, 1 2 3 4 5, यहां पे आपने ए को फिक्स करना है, इधर कोई और ऑप्शन नहीं आ सकती। तो अब आप आगे के लिए आपके पास ऑप्शन बचती हैं कि यहाँ पे कोई भी B, C, D, E में से कोई भी बैठ सकता है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, इसके लिए जब एक और लग गया तो 2 ऑप्शंस हैं, फिर 1 है। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 4 फैक्टोरियल तरीकों से हो सकता है। अच्छा, इसी को थोड़ा सा और हम ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को कि 2 स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं, जैसे ए और बी है, ये कहते हैं जी हमने साथ ही बैठना है, हमने अलग अलग नहीं बैठना। तो फिर ये काम कितने तरीकों से हो सकता है? तो जब ए और बी ने इकट्ठा बैठना है तो इसका मतलब ए और बी को मिला के आप बना लें एक्स। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, जब आप इनको यहाँ बैठाएंगे, पहली प्लेस के ऊपर बैठाएंगे, स्पेसेस उतनी हैं 5 हैं। ए बी को आप यहां फिक्स करते हैं तो अब आप ये समझें कि आपने यहां एक्स फिक्स कर दिया है, एक्स फिक्स कर दिया। लेकिन यहां पे ए बी हो या बी ए हो, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब दोनों साथ ही हैं। अब अगर आप ए बी को आप यहां बिठाने की बजाय आप इनको यहां बिठाते हैं, अगेन एक्स तो आपका यहां पे आ गया, लेकिन इधर फिर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि ए बी बैठ जाए या बी यहां बैठ जाए, ए यहां पे बैठ जाए। ये कहीं भी जाएगा एक्स, तो ये 2 मजीद पॉसिबिलिटीज क्रिएट करेगा। तो अब आप ऐसा करेंगे कि इसको x तो कंसिडर करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन इसके साथ आपने करते जाना है। वो क्या है? सपोज आपने एक जगह पे x फिक्स कर दिया, अब आपके पास जो बाकी रह जाते हैं वो हैं 3। तो 3 को आप आगे पीछे अरेंज करेंगे तो 3 की अरेंजमेंट्स होती हैं 3 फैक्टोरियल। लेकिन चूंकि अब चौथा x है तो अब इसको हम कहेंगे ये 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल वेज में इनको इस कंडीशन के नीचे बिठाया जा सकता है कि जिसमें a और b इकट्ठे बैठे हुए हों। लेकिन ये उन को जब इकट्ठा बिठा दें तो ये कहीं भी जाएंगे तो आगे मजीद 2 तरीकों से, 2 का मतलब 2 फैक्टोरियल तरीकों से मजीद भी अरेंज हो सकते हैं, कहीं भी जाएंगे तो टोटल वेज इस कंडीशन के नीचे बनते हैं 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब अगर ये कहते हैं कि हमने साथ नहीं बैठना, अब ये 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वेज हैं। 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24,
24 इंटू 2 48 वेज है। 48 वेज में की तरीकों से आप ये ग्रुप फोटो ले सकते हैं जब ए और बी इकट्ठे बैठे हुए हों। अब अगर आपसे के सामने क्वेश्चन आता है कि आपने ग्रुप फोटो लेना है, लेकिन ये दो लोग जो हैं ए और बी, ये कहते हैं कि हमने इकट्ठे साथ नहीं बैठना, तो उस केस में आप फिर क्या करेंगे? आपको तो ये तो पता है टोटल कितने तरीके हैं, टोटल 120 वेज हैं जिनमें 5 लोगों का ग्रुप फोटो बनाया जा सकता है। अरेंजमेंट्स डिफरेंट बनती हैं। ये 48 उनमें से तरीके ऐसे हैं जिनमें वो दोनों साथ बैठे हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, कितने वेज होंगे जिनमें वो साथ नहीं होंगे, तो टोटल 120 में से 48 निकाल दो, तो उतने तरीकों से ये अरेंजमेंट्स बनाई जा सकती हैं जिसमें ए और बी साथ ना हो। ओके, अब हम एक केस कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास जितनी ऑब्जेक्ट्स हैं उतनी ऑब्जेक्ट्स हम सिलेक्ट ना करें अरेंजमेंट के लिए, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें। सपोज हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से हम सारी की सारी यूज नहीं कर रहे हैं, हम r यूज कर रहे हैं। मतलब 4 बुक्स हैं तो 4 बुक्स में से 2 बुक्स लेके उन्हें अरेंज कर रहे हैं। तो ये काम कितने तरीकों से हो सकता है? तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो है NPR, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। आपके पास स्टूडेंट्स हैं 10, लेकिन आपने उनमें से 4 सिलेक्ट करने हैं और उनको सिलेक्ट करके आपने एक लाइन में बिठा के एक ग्रुप फोटो बनाना है, या वो 4 सिलेक्ट हुए, उन 4 को कोई आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है। एक को आपने कहना है कि आप ये प्रेसिडेंट है सोसाइटी के, दूसरा जो है वो जनरल सेक्रेटरी है सोसाइटी का, तीसरा जो है वो ट्रेजरर है और चौथा जो है वो मीडिया पर्सन है। तो अब ये काम कितने तरीकों से हो सकता है? तो अब ये जो काम है वो कितने तरीकों से हो सकेगा? इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन तो आपको पता है। अब अगर इस केस में आप लेते हैं तो इसमें n आपका 10 है और r 4 है, तो ये बनेगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 6 पे। अब इसको सॉल्व कर लें तो इस फैक्टोरियल नोटेशन को सॉल्व करने का आसान तरीका कि नीचे 6 फैक्टोरियल है तो आप इसको सिर्फ वहीं तक खोलें। 10 9 8 7 इंटू 6, 6 से आगे 5 4 3 2 1, उससे आगे नहीं खोलते, उसको 6 फैक्टोरियल ही लिखते हैं। तो नीचे भी है तो ये बाकी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इतने तरीकों से आप 10 में से 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये होता है NPR या नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। अब आते हैं हम अपना जो नेक्स्ट केस है उस जिसमें हम परमुटेशंस या अरेंजमेंट्स तो निकालें, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से कुछ एक तरह की हैं, कुछ दूसरी तरह की हैं, कुछ तीसरी तरह की हैं। इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन ये होगी, जिस तरह बुक्स की एग्जांपल हमने की थी उसमें हमने कहा था हमारे पास 4 बुक्स हैं A B C D, इनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? तो उसके लिए हमने फॉर्मूला डिवेलप किया था कि ये 4 फैक्टोरियल तरीकों से हो सकता है ये काम। लेकिन अब सपोज इसी जो सिचुएशन है इसको हम यूं ले लेते हैं कि हमारे पास बुक्स तो हैं, लेकिन हमारा एक सब्जेक्ट है मैथ्स, उसकी हमारे पास 3 बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं इंग्लिश की और 4 बुक्स हैं स्टैटिस्टिक्स की। अब उन्हें हमने शेल्फ पे अरेंज करना है तो कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? ये होता है परमुटेशंस ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स। लाइक ऑब्जेक्ट्स क्यों? कि उसमें सारी इससे पहले जो हमने परमुटेशंस की थी उन्हें बोलते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशन। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ये होती हैं। अब ए एक ही है, डिस्टिंक्ट है, बी एक ही है, सी एक ही है और डी एक ही है। जब सारे डिस्टिंक्ट हों ऑब्जेक्ट्स तो उसमें जो हमारा फॉर्मूला होता है वो NPR का फॉर्मूला होता है, जिसको हम सॉल्व करते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे केस डिफरेंट है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं।
और लाइक कितनी कितनी है, जैसे ये इसको हम तादाद को हम लिख लेते हैं n1, n1 3 है, नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स n2 2 है, और n3 जो है नंबर ऑफ बुक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये हैं 4। अब फॉर्मूला इसकी बजाय क्या होगा, अब इसको हम फॉर्मूले को लिखेंगे, अब टोटल कितनी बनती है उसको हम n ही कहेंगे, 4 3 7 2 9, n 9 ही है, लेकिन अब r नहीं है, r की जगह पे फिर ये n1 n2 n3 है, तो इसको सिंबॉलिकली हम लिखते हैं np, n1 n2 n3। अगर 4 किस्म की हैं, कोई और चौथा सब्जेक्ट भी है तो n4 हो जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला इसका बनता है n1 n2 n3 अप टू nk। तो ऐसे लिखते हैं इसको, np पढ़ेंगे इसको क्या, np n1 n2 n3 अप टू nk। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, जैसे यहां पे था, अब नीचे सबके फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल अप टू nk फैक्टोरियल। जैसे यहां पे तो ये होगा 9p 3 2 4, ये बनेगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। आगे आप सॉल्व कर लें। तो ये होता है परम्यूटेशंस ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स। अब हमारा केस है कि नेक्स्ट केस है कि जिसमें हमने अरेंजमेंट्स तो करनी है, लेकिन अरेंजमेंट्स अब स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में नहीं करनी, जिस तरह बुक्स को एक लाइन में अरेंज करना था या स्टूडेंट्स को एक लाइन में बिठाना था, वो उस तरह की नहीं है अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट्स है सर्कुलर अरेंजमेंट्स। ये इस तरह से हो सकता है कि आपके पास एक डाइनिंग टेबल है और उस डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द लोगों को आपने बिठाना है, और उस डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द 6 कुर्सियां लगी हुई हैं। तो आप 6 लोगों को 6 A B C D E F, इन 6 लोगों को कितने डिफरेंट तरीकों से अराउंड अ सर्कल बिठा सकते हैं, सर्कुलर परमुटेशन। तो सर्कुलर परमुटेशंस के लिए आप जो लीनियर परमुटेशंस थी जिसमें आपने फॉर्मूला यूज किया था n फैक्टोरियल का, अब होगा ये कि जब सर्कल स्टार्ट करने लगेंगे तो एक को फिक्स करना पड़ेगा। एक को फिक्स करने का मतलब ये कि अब बाकी जो मूव करने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट्स रह गई हैं वो n नहीं है, n-1 है। तो अरेंजमेंट्स अब n फैक्टोरियल की बजाय हो जाएंगी n-1 फैक्टोरियल। अगर 6 लोग हैं तो 6-1 या 5 फैक्टोरियल तरीकों से उनको एक सर्कल में बिठाया जा सकता है। तो ये सर्कुलर परमुटेशंस हैं जिसमें अगर आपसे पूछा जाए कि जो अरेंजमेंट्स हैं वो अराउंड अ सर्कल हैं, बीड्स लगा रहे हैं आप किसी उस पे नेकलेस के ऊपर, तो वो कितने तरीकों से, अगर सपोज 10 बीड्स हैं तो कितने तरीकों से लगाए जा सकते हैं। तो सिंपली आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 10-1 फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल तरीकों से इनको सर्कुलर अरेंजमेंट्स दी जा सकती हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब अरेंजमेंट्स करनी हो कुछ ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रेट लाइन में या सर्कल में अरेंजमेंट्स करनी हो तो फिर हम परमुटेशंस को यूज करते हैं। उसमें लीनियर परमुटेशन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, और फिर लाइक ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशन, और सर्कुलर परमुटेशन जिसमें एक सर्कल के अराउंड आपने बिठाना हो। अब हम जो केस कंसिडर करेंगे उसमें अरेंजमेंट्स मैटर नहीं करती। मसलन एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज आपके पास 4 स्टूडेंट्स हैं A B C D, और आपको 3 स्टूडेंट्स चाहिए किसी काम के लिए। आप उन 3 स्टूडेंट्स को किसी काम के लिए भेज रहे हैं। सपोज आप कहते हैं जी बाहर जाओ और चेयर्स उठा के ले आओ। तो 3 जो लोग आप इस काम के लिए भेजेंगे, सपोज A B C भेज रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप B A C को भेजें या C A B को भेजें। इसका मतलब अरेंजमेंट्स में हम इंटरेस्टेड अब नहीं है। अब हम सिर्फ इंटरेस्टेड हैं एक ग्रुप में, एक ग्रुप ऑफ पर्संस जो है आपने सिलेक्ट करना है। इस केस में हम परमुटेशंस की बजाय जो रूल यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशंस। और जैसे n ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशंस आपने जब निकालनी थी तो आप फॉर्मूला यूज करते थे
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब जब आप अरेंजमेंट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, आप ग्रुप्स में इंटरेस्टेड हैं, तो अब आप परमुटेशंस की बजाय कैलकुलेट करेंगे कॉम्बिनेशंस, NCR। NCR का फॉर्मूला इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, n माइनस r तक तो ये वैसे ही होगा, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन इसमें आएगी। इसमें आप नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, यहां पे कितने हैं, n आपके 4 हैं, r आपने एट ए टाइम सिलेक्ट किए 3, तो अब आपकी कॉम्बिनेशंस बनेंगे 4C3, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये बनता है 4। इसका मतलब अगर 4 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके अरेंजमेंट बनानी हो तो 4p3 बनता है। 4p3 है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 3 12 5 2 24। 24 अरेंजमेंट्स है, लेकिन 4 जस्ट आपके पास ग्रुप्स हैं। और वो कैसे होंगे, आपने ABC सिलेक्ट किया, ABD भी सिलेक्ट किया जा सकता है, इसी तरह ACD भी सिलेक्ट किया जा सकता है और BCD भी सिलेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। तो ये है डिफरेंट वेज जिसमें आप 4 में से 3 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी एग्जांपल को आप इस तरह से लें कि सपोज आपके पास 10 मर्द हैं और 6 औरतें हैं, उनमें से एक कमेटी बनानी है 5% की, और कंडीशन ये है कि इन 5 में से 3 मर्द हों और 2 औरतें हों। इस तरह के प्रॉब्लम से आपका पाला पड़ेगा प्रोबेबिलिटी में, तो आप आज सीखें कि किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 10 मर्दों में से आपने 3 मर्द सिलेक्ट करने, तो कितने तरीकों से हो सकते हैं। जब 3 मर्द का मतलब जैसे ये ABC सिलेक्ट हुआ तो फिर CAB मैटर नहीं करता। जब अरेंजमेंट मैटर नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम NCR कैलकुलेट करेंगे। तो ये है 10 टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, सिलेक्ट एट ए टाइम करनी है आपने 3, तो 10C3। इतने तरीकों से 3 मर्द सिलेक्ट हो सकते हैं 10 में से। 6 औरतों में से 2 औरतें कितने तरीकों से सिलेक्ट हो सकती हैं, वो है 6C2। अब कमेटी चूंकि इनसे मिलके बनेगी तो टुगेदर 3 मर्द सिलेक्ट हों, 2 औरतें सिलेक्ट हों, इतनों में से तो 5 लोगों की कमेटी कितने तरीकों से बनाई जा सकती है, वही फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन रूल यूज कर लें तो 10C3 इंटू 6C2 हो जाएगा। इसी को आप वेरी कर सकते हैं कि 10 लोग मर्द हैं, उनमें से आपने 4 मर्द और 1 औरत सिलेक्ट करके आपने बनानी है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें कि 10 में से 4 मर्द सिलेक्ट हों, 6 में से 1 औरत हों। अगर इसको आप चेंज करते हैं कि 2 मर्द 3 औरतें हों, तो आप यहाँ पे 2 और यहाँ 3 यूज कर लें। तो ये हैं कॉम्बिनेशंस। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा किसी भी केस में कि आप टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लें कि जिससे ये काम हो सकता है, तो आपने सबसे पहले ये ज़हन में लाना है कि यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर करती है या नहीं करती। अगर अरेंजमेंट का है इशू तो फिर आप परमुटेशंस कैलकुलेट करेंगे, और अगर अरेंजमेंट मैटर नहीं करती तो आप कॉम्बिनेशंस कंप्यूट करेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है परमुटेशंस का और कॉम्बिनेशंस का। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।